वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है उस्मान रशीद और मैं अनूर सेंटर एजुकेशन की तरफ से आपके लिए यहाँ पे लेक्चर प्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। आज हम लोग फिजिक्स का यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे फिजिक्स को। और फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 9 की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है, जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 9 हमारे पास आता है ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लो ऑफ हीट। फ्लो ऑफ हीट का क्या मतलब होता है? आपने लास्ट चैप्टर में अगर आपको याद हो वहां पे आप लोगों ने हीट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हीट को आप किस तरह से डिफाइन करते थे? आप कहते थे हीट एक्चुअली हमारे पास एनर्जी का फ्लो होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स में टेंपरेचर के डिफरेंस की वजह से हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर की तरफ मूव करती है एनर्जी, उसी को हम लोग हीट कहते हैं। हीट फ्लो भी हमारे पास वही चीज आ जाती है कि हमारे पास एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? फ्लो ऑफ हीट। अब हमारे पास हीट को फ्लो करने के डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं। उसमें हमारे पास मेजर 3 मेथड्स हैं जिनमें हमारे पास आ जाता है कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। इन तीनों मेथड्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंडक्शन को। इसमें सबसे अहम चीज कौन सी है? जो कंडक्शन है, कंडक्शन हमारे पास हमेशा होती है सॉलिड्स में। कंडक्शन हमारे पास इंसुलेटर्स में भी हो सकती है, कंडक्टर्स में भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन सी सिचुएशन है हमारे पास? सॉलिड्स की। हमारे पास कंडक्शन ना तो लिक्विड्स में होती है और ना ही गैसेस में होती है। लिक्विड्स और गैसेस जो सी हैं वो हमारे पास पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर का मतलब है कि वहां पे हमारे पास कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो आइए मूव करते हैं सबसे पहले कंडक्शन की तरफ। कंडक्शन क्या होती है? कंडक्शन हम लोग कहते हैं कि हमारे पास हीट के फ्लो करने का एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें हीट हाई एनर्जी से या आप कहते हो ज्यादा टेंपरेचर से लो टेंपरेचर वाली साइड पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स की वाइब्रेशन की वजह से मूव करती है। मैं रिपीट कर देता हूं, हम कहते हैं कंडक्शन क्या है? कंडक्शन हमारे पास हीट को फ्लो करवाने का एक ऐसा मेथड है जिसमें हीट जो सी है वो एटम्स की वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूव करती है। आमतौर पर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, अगर हमारे पास एक हॉट वाटर है, उस हॉट वाटर में मैं दो डिफरेंट तरह के स्पून रखता हूं। एक मेरे पास वुड का स्पून है और दूसरा मेरे पास आयरन है, मेटल है। जब दोनों को रखा 5 मिनट के बाद जब दोनों को मैं छूकर ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो मेरे पास वुड वाला स्पून था वो इतना ज्यादा हीट अप नहीं हुआ, जबकि जो मेरे पास मेटल वाला स्पून था वो काफी हद तक आपको हीटेड फील होता है। उसकी वजह क्या है? हालांकि हैं तो दोनों कंडक्टर्स, आप कंडक्शन भी देख रहे हैं, दोनों कंडक्शन में आ जाते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है कि एक हमारे पास स्पून ऐसा है जिसमें हमारे पास हीट ज्यादा ट्रांसफर हुई है, जबकि दूसरा स्पून जो है उसमें हीट हमारे पास कम ट्रांसफर हुई है। उसके बिहाइंड रीजन क्या है उसको देखते हैं। हमारे पास दो डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स थे। एक मेरे पास वुड स्पून था जिसको हम लोग इंसुलेटर का नाम देते हैं, दूसरा हमारे पास मेटल स्पून था जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कंडक्टर्स का नाम देते हैं। अब देखते हैं एक्चुअली इसमें हुआ क्या। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एटम का स्ट्रक्चर है जिसमें तमाम के तमाम मुझे पता है कि कंडक्टर्स एक जो से इंसुलेटर है, इंसुलेटर में जो एटम्स होते हैं वो एटम्स एक दूसरे के साथ क्लोजली बाउंडेड होते हैं। अगर सपोज करते हैं यहां से हम इसको हीट करते हैं, इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स को अगर हम लोग एक एंड से हीट करते हैं तो सबसे पहले ये मेरे पास जो इस साइड पे एटम्स होंगे, ये एटम्स क्या करेंगे? इसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, इस थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद इनकी वाइब्रेशन में क्या होगा? इजाफा। जैसे जैसे ये वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करते हुए ये अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है अपने एडजेसेंट एटम्स को ट्रांसफर करते हैं। यकीनी बात है एक एटम है जब वो वाइब्रेट करेगा तो वो एटम वाइब्रेट करता हुआ अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा जो सा होता है वो साथ वाले एटम्स को ट्रांसफर करता है। अब जब वो एनर्जी का कुछ हिस्सा साथ वाले एटम्स को ट्रांसफर हुआ तो ऑब्वियसली जो हमारे पास एडजेसेंट एटम्स थे उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया? वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। अब वो वाइब्रेट करते करते अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा मुंतकिल कर देते हैं अपने साथ वाले एटम्स को। तो इस तरह से मेरे पास जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं। वाइब्रेट करने के साथ साथ वो जो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा है वो साथ वाले एटम्स को ट्रांसफर करते रहते हैं। तो पहले हमारे पास फर्स्ट लेयर ऑफ एटम्स ने वाइब्रेशन स्टार्ट की, इसमें अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन जो सा होता है वो कुछ हिस्सा जो सा है वो सेकंड लेयर को ट्रांसफर किया, सेकंड लेयर में, थर्ड लेयर में, इस तरह हमारे पास मिलियंस ऑफ लेयर्स होती हैं किसी भी इंसुलेटर में। तो वो तमाम के तमाम जो लेयर्स हैं वो साथ वाले लेयर से एनर्जी, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, उसकी वजह से वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करते हुए वो उस एनर्जी का कुछ हिस्सा जो सा था वो साथ वाले को ट्रांसफर करेंगे। इस तरह से वन एंड से दूसरे एंड तक हमारे पास जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है इंसुलेटर्स में।
अब सोचने की बात यह है कि हमारे पास यहाँ पे एटम्स की वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, लेकिन हमारे पास तो मिलियंस ऑफ लेयर्स इसमें होती हैं। तो इसका मतलब है वन एंड से सेकंड एंड तक ट्रांसफर करते हुए, वाइब्रेशंस को इंक्रीज करते हुए हमारे पास तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि इंसुलेटर्स में हमारे पास जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो बहुत कम होती है। उस एनर्जी के कम ट्रांसफर होने की वजह क्या है कि इंसुलेटर्स में जो हीट या एनर्जी ट्रांसफर होती है वो जस्ट एटम्स की वाइब्रेशन की वजह से होती है, और एटम्स की वाइब्रेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे से आगे ट्रांसफर होती है। तो इसलिए वन एंड से सेकंड एंड तक एनर्जी को ट्रांसफर करवाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। दूसरी तरफ हमने मेटल स्पून की बात की थी। मेटल हमें पता है कि हमारे पास एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर में ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहां से हीट जल्द ट्रांसफर हो जाती है। मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, सेम उसी तरह से हमने कंडक्टर के एक एज को हीट करना शुरू कर दिया। कंडक्टर के जब एक सिरे को हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से जिस तरह इंसुलेटर में हमारे पास एटम्स होते हैं, कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं, हमें पता है कि वो हैं तो एक्चुअली कंडक्टर्स, और तमाम के तमाम कंडक्टर्स में जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली बाउंडेड होते हैं। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, कंडक्टर्स में भी हमने इसको हीट किया। हीट करने की वजह से जो हमारे पास फर्स्ट लेयर ऑफ एटम्स हैं वो हीट अप हुई। हीट अप होने से थर्मल एनर्जी बढ़ी, उनकी वाइब्रेशन में इजाफा हुआ। अब जैसे उनकी वाइब्रेशन में इजाफा हुआ, वो वाइब्रेट करते हुए साथ वाले एटम से टकराएंगे, अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन जो सा है वो उनको ट्रांसफर करेंगे, सेकंड, थर्ड को, थर्ड, फोर्थ को। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह हमारे पास इंसुलेटर्स में एनर्जी ट्रांसफर हुई, उसी तरह से हमारे पास कंडक्टर्स में भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब है यहां तक अगर देखें तो दोनों में हमारे पास सेम सिचुएशन है। सेम सिचुएशन से मतलब क्या है कि यहाँ पे भी हमारे पास एटम्स की वाइब्रेशन से एनर्जी ट्रांसफर हुई, यहाँ पे भी एटम्स की वाइब्रेशन से एनर्जी ट्रांसफर हुई। अब नेक्स्ट आता है कि कंडक्टर्स में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू इंसुलेटर। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है यहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो आपको ब्लू स्पॉट में नजर आ रहे हैं, ये मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया। अब हमें पता है कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहां से हमने हीट किया, एटम्स की वाइब्रेशन तो सेम उसी तरह से रूनुमा हुई जिस तरह से इंसुलेटर्स में हुई थी, और एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर हुई वन एंड टू एंड अदर एंड वेरी स्लोली। लेकिन यहां पे हमें पता है कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मेटल्स में होते हैं, कंडक्टर्स में होते हैं। ये हमारे पास जिस तरह एटम्स है ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इसी तरह से हमारे पास ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री हैं, वो तो जब चाहे जिस डायरेक्शन में चाहे वो मूव कर सकते हैं। यही वजह है कि ये जो हीट एनर्जी है ये इन इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब की, और इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब करने के बाद फ्रीली मूव करना शुरू कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन्स ने फ्रीली मूव करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल डायरेक्शंस मूव कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में वो मूव करेंगे उस डायरेक्शन में वो एनर्जी को ट्रांसफर करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है वो एनर्जी को इस पॉइंट पे ट्रांसफर कर देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इस पॉइंट पर। इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जोन से हैं वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे। एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद इन एंड अदर एज को क्या करते हैं, उसको आसानी से मूव करते रहते हैं। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन्स चूंकि फ्रीली मूव करते हैं, फास्टली मूव करते हैं, तो कंडक्टर्स में जो हीट है वो एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स फास्टली मूव कर जाती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमें जो वुड स्पून है और मेटल स्पून है, दोनों में से मेटल स्पून हमें जल्द हीट अप होता फील होता है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास कंडक्टर्स में जो हीट ट्रांसफर होती है वो एटम्स की वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों की वजह से होती है। लेकिन जो इंसुलेटर्स में हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है वो जस्ट किसकी वजह से है? एटम्स की वाइब्रेशन की वजह से। इसी वजह से कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो कंडक्शन हमारे पास बनती है। कंडक्शन को हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि फ्लो ऑफ हीट एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास किसी भी इंसुलेटर्स या कंडक्टर्स में हमारे पास एटम्स तो मौजूद है लेकिन कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, तो हम कहते हैं कि कंडक्शन हमारे पास हीट ट्रांसफर करने का एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें हमारे पास जो हीट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या एटम
वाइब्रेशन की वजह से ट्रांसफर होती है। अब देखिए तो हमारे पास डिफरेंट मेटल्स हैं। डिफरेंट मेटल्स का मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट तरह की मेटल्स हैं, उनमें एटम्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। कुछ हीट एनर्जी को जल्द फ्लो करवा देते हैं, कुछ देर से फ्लो करवाते हैं। इसका मतलब है आगे हमारे पास कंडक्टर्स में जो हीट ट्रांसफर होती है उसकी डिपेंडेंस भी मजीद कुछ फैक्टर्स पर आ जाती है। नेक्स्ट इसको देखने के लिए हम लोग मूव करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की तरफ। थर्मल कंडक्टिविटी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास हीट फ्लो रेट क्या होता है। हमें पता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो कि थर्मली डिफरेंट हैं, जब उनको एक दूसरे के, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये मेरे पास एक ब्लैक मार्कर है, ये ब्लू मार्कर है। अगर इसका टेंपरेचर ज्यादा है, इसका टेंपरेचर कम है, दोनों को जब एक दूसरे से कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास ज्यादा टेंपरेचर वाले ऑब्जेक्ट से कम टेंपरेचर वाले ऑब्जेक्ट में एनर्जी मूव करना शुरू कर देती है, यानी कि यहां से हीट फ्लो करना शुरू कर दी है। अब अगली चीज आती है कि हीट कौन सी फ्लो होती है, वो बाज ऑब्जेक्ट्स में ज्यादा है, बाज में कम, इसलिए हम लोग पहले डिफाइन करते हैं हीट फ्लो रेट। हीट फ्लो रेट क्या होता है, यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम लोग हीट फ्लो रेट कहते हैं। हीट एनर्जी फ्लो इन यूनिट टाइम का हीट फ्लो रेट, यानी कि यूनिट टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हीट फ्लो रेट। अब हम लोग मूव करते हैं वापस कंडक्टर्स की तरफ। कंडक्टर्स में हमने क्या कहा था कि हमारे पास डिफरेंट मेटल्स होती हैं, डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास हीट फ्लो रेट भी चेंज हो जाता है। बाद में हीट जल्द ट्रांसफर करती है, बाद में लेट ट्रांसफर करती है। फॉर एग्जांपल अगर सेम मेरे पास मटेरियल है, सेम कंडक्टर है, उस सेम कंडक्टर्स की दो डिफरेंट अगर मैं ऑब्जेक्ट्स लेता हूं, दो डिफरेंट अगर पीसेस लेता हूं, तो उनमें भी एनर्जी जो है वो डिफरेंट ट्रांसफर हो सकती है। रेट ऑफ फ्लो एनर्जी उनमें भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। अब ये जो मेरे पास हीट एनर्जी रेट जो है वो कितना फ्लो करता है उसकी डिपेंडेंस हमारे पास आ जाती है कुछ फैक्टर्स पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया से मुराद है कि हमारे पास जब हीट ने ट्रांसफर होना होता है तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि वो किस एरिया में से पास करना चाह रही है। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो तरह की मटेरियल्स हैं, ए को मैं नाम दे देता हूं ए को मैंने नाम दे दिया बी। अब मेरे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दो डिफरेंट मेटल्स हैं। फॉर एग्जांपल इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, इनमें हमारे पास एटम्स भी मौजूद हैं। अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों मौजूद होंगे। अगर इंसुलेटर्स की बात करता हूं तो यहां पे हमारे पास जस्ट क्या मौजूद होगा, एटम्स। अब मैंने दोनों को हीट करना शुरू कर दिया, यानी कि मेरे पास दो डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का एरिया लार्ज है जबकि दूसरे का एरिया स्मॉल, लेंथ दोनों की सेम है। अब यकीनी बात है जो लार्जर एरिया होगा इसमें अगर देखें तो हमारे पास आउटर एज पे जो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं वो भी कम होंगे ज्यादा। जो स्मॉल मेरे पास एरिया है इसमें हमारे पास एटम्स भी कम होंगे कम। जैसे हमने हीट एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू की तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 8 एटम्स हैं तो ये 8 के 8 एटम्स क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास जस्ट 4 एटम्स हैं, ये 4 एटम्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। अब एनर्जी तो एब्जॉर्ब हुई, अब हमें नजर आ रहा है जो लार्जर एरिया था उसमें एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हुई, जो स्मॉलर एरिया था उसमें एनर्जी भी क्या हुई, स्मॉल एब्जॉर्ब हुई। वजह क्या है कि यहाँ पे मेरे पास जस्ट 4 एटम्स हैं और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 8 एटम्स हैं। अब ये 8 एटम्स एनर्जी को ट्रांसफर करते जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट पे एनर्जी मिलेगी वो भी 8 एटम्स की मिलेगी। और यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, जस्ट 4 एटम्स की। और हमें पता है कि 4 एटम्स की जो एनर्जी है वो 8 एटम्स के मुकाबले में क्या होगी, कम होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जितना एरिया हमारे पास लार्जर होगा उतना हीट फ्लो रेट ज्यादा होगा। यानी कि देखिए टाइम तो दोनों में सेम लगा, सपोज करते हैं इसमें भी 5 मिनट्स लगे, इसमें भी 5 मिनट्स लगे, लेकिन हीट जो सी है वो ज्यादा फ्लो हुई है लार्जर एरिया में से। इसका मतलब है हम कहते हैं कि मेरे पास जो हीट फ्लो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। जितना एरिया ग्रेटर होता जाएगा उतनी हीट हमारे पास यूनिट टाइम में ज्यादा फ्लो करती जाएगी। इसकी एक और एग्जांपल आसान अल्फाज में आपको दे सकता हूं। हमारे पास पानी वाला पाइप होता है, मैं दो पानी वाले पाइप लेता हूं, एक मैं कहता हूं कि मेरे पास स्मॉलर एरिया वाला है जबकि दूसरा मेरे पास लार्जर एरिया वाला है। मैंने क्या किया, दोनों में से पानी यूज करना शुरू कर दिया। अब मुझे पता है कि जब दोनों को किसी एक बर्तन में मैं जमा करना शुरू करता हूं तो जो लार्जर एरिया वाला मेरे पास पाइप था वो जल्द जो होता है वो पानी को फिल अप कर देता है, टैंक को फिल अप कर देता है एज कंपेयर टू स्मॉलर पाइप।
पाइप या स्मॉलर एरिया वाला जो सा पाइप होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं सेम हमारे पास हीट फ्लो रेट है कि जितना एरिया हमारे पास लार्जर होगा उतना उसमें हीट फ्लो रेट भी क्या होगा, ज्यादा। तो हम कहते हैं कि हीट फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नेक्स्ट हमारे पास आती है लेंथ। अब लेंथ पे भी हमारे पास डिपेंड करता है। लेंथ पे हमारे पास जो हीट फ्लो रेट डिपेंड करता है वो इनवर्सली डिपेंड करता है कि हीट फ्लो रेट जो सा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की। मतलब क्या है, मतलब ये कि जितनी हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ ज्यादा होगी उतनी हमारे पास वहां पे जो हीट फ्लो रेट होगा वो कम होता जाएगा, जबकि स्मॉलर लेंथ जितनी होगी उतना हीट फ्लो रेट भी इसमें क्या होगा, ज्यादा। एग्जांपल इसकी देखते हैं। से मैंने दो ऑब्जेक्ट्स लिए, ए को नाम दे देते हैं ए का, दूसरे को नाम दे देते हैं बी का। ए वाले की हमें नजर आ रहा है कि लेंथ ज्यादा है, बी वाले की लेंथ हमारे पास क्या है, कम। इस मर्तबा मैंने दोनों का एरिया सेम रखा है ताकि जो हमने ऊपर देखा था एरिया की वजह से हीट फ्लो रेट में फर्क पड़ता है वो हम लोग यहाँ पे उसको निगलेक्ट करते हैं, जस्ट हम लोग यहाँ पे लेंथ को ऑब्जर्व करते हैं। जब लेंथ को ऑब्जर्व किया यहाँ पे मैंने सपोज किया दोनों को यहाँ से हीट करना शुरू कर दिया, यानी कि ए को भी हीट करना शुरू कर दिया और बी को भी हीट करना शुरू कर दिया। अब दोनों में सेम है, मैं कहता हूँ कि एरिया दोनों में सेम है। फॉर एग्जांपल दोनों में एरिया सेम है तो यहाँ पे दोनों में स्टार्टिंग में मैं सपोज कर ले तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 4 है। अब इसमें भी 4 नंबर ऑफ एटम्स हीट को अब्सॉर्ब करेंगे, यहाँ पे भी 4 नंबर ऑफ एटम्स हीट को क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे। जैसे ही हीट को अब्सॉर्ब करेंगे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे, अपने साथ वाले को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और एनर्जी ट्रांसफर करते करते इन एंड अदर एंड ये एनर्जी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए तो मेरे पास एनर्जी तो सेम ट्रांसफर हुई। सेम एनर्जी का मतलब है कि यहाँ पे भी जितनी 4 एटम्स एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे उतनी 4 की हमें यहाँ पे एनर्जी मिली। यहाँ पे भी अगर देखें तो 4 मेरे पास एटम्स थे, यहाँ पे भी मुझे एनर्जी मिली 4 की। मतलब ये कि मुझे दोनों में एनर्जी जो सी है वो सेम मिली, लेकिन यहाँ पे टाइम का फर्क आ रहा है। टाइम का फर्क कैसे आ रहा है, मुझे पता है कि इसकी लेंथ ज्यादा है। जिसकी लेंथ ज्यादा होगी इसका मतलब है वो एक एंड से दूसरे एंड तक एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए उतना टाइम ज्यादा लेगा। एनर्जी तो सेम ट्रांसफर हो जाएगी लेकिन यहाँ पे टाइम क्या होगा, ज्यादा कंज्यूम होगा। यहाँ पे भी हमारे पास 4 एटम्स है, यहाँ पे भी एनर्जी सेम ट्रांसफर होगी, लेकिन चूंकि इसकी लेंथ स्मॉल है इसलिए ये हमारे पास जल्द ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगी, जल्द ट्रांसफर। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास हीट फ्लो रेट है हम कहते हैं कि वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जितना हमारे पास लेंथ ज्यादा होगी हमारे पास हीट फ्लो रेट क्या होता जाएगा, उतना कम। जितनी लेंथ स्मॉल होगी हीट फ्लो रेट हमारे पास क्या होगा, उतना ज्यादा। ये देख लें, ये मेरे पास हीट फ्लो रेट है, ये लेंथ है। यहाँ पे लेंथ ज्यादा थी इसलिए इसका मतलब है यहाँ पे हीट फ्लो रेट क्या होगा, कम। इसमें हमारे पास लेंथ स्मॉल होगी, जितनी लेंथ स्मॉल होती जाएगी हीट फ्लो रेट क्या होता जाएगा, ज्यादा। तो यहां से हम कहते हैं कि हीट फ्लो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जितना हमारे पास किसी भी मटेरियल की लेंथ कम होगी वहां पे हीट उतनी ही जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास केबल्स होती हैं, बिजली की वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, उनकी लेंथ जितनी हमारे पास स्मॉल होगी वहां पे हम कहते हैं कि हीट फ्लो रेट उतना ज्यादा होगा। जितनी लेंथ हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे हमारे पास हीट फ्लो रेट क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब है हमने पता है कि हमारे पास हीट उसी वक्त ट्रांसफर होती है जब हम लोग दो डिफरेंट टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। मैं सपोज करता हूं कि मैंने क्या किया, मैंने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिए, जिसमें पीछे हमने देखा था एरिया और लेंथ पे दोनों की डिपेंडेंस है, लेकिन इस मर्तबा मैंने क्या किया, दोनों की लेंथ भी सेम ले ली, एरिया भी सेम ले लिया, ताकि ये एरिया और लेंथ वाला फैक्टर इस पर असरअंदाज ना हो। अब हम लोग जस्ट ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे मैं कहता हूँ सपोज किया कि इनिशियल टेम्परेचर मेरे पास 70 है वन साइड का और दूसरे साइड का 10 है, दूसरे में मैंने 40 और 10 रख दिया। अब यहाँ से अगर मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 60, यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 30। यकीनी बात है जितना टेम्परेचर मेरे पास इस पॉइंट पे ज्यादा होगा उतनी एनर्जी वो ज्यादा ट्रांसफर करेगा। हमें पता है कि दो ऑब्जेक्ट्स उस वक्त तक हीट को फ्लो करवाते रहते हैं जब तक दोनों साइड्स का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। ये 40 है, ये 50 है, ये उस वक्त तक हीट ट्रांसफर करता रहेगा जब तक दोनों तरफ टेम्परेचर हमारे पास कितना हो जाएगा 25। ये 70 है, ये 10 है, उस वक्त तक हीट एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, और इक्वल कितना होगा 40। इसका मतलब है यहां से जो हीट हमारे पास ट्रांसफर हो रही है वो क्या होगी,
ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से हमारे पास हीट का जो फ्लो होगा वो भी क्या होगा? फास्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास कम है, इसलिए टेम्परेचर का डिफरेंस कम होने की वजह से जो हमारे पास हीट फ्लो करेगी वो भी कम होगी। सपोज करता हूं अगर इस 40 की जगह मैं टेम्परेचर 10 रख देता हूं, यानी कि यहाँ पे अगर मैंने टेम्परेचर 10 रख दी, यहाँ पे भी टेम्परेचर 10 है, तो क्या एनर्जी ट्रांसफर होगी? नहीं, यहाँ पे किसी भी तरह की एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों तरफ टेम्परेचर सेम है। अगर टेम्परेचर सेम है तो वहां पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। जितना दोनों साइड्स का टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज करते चले जाएंगे, हमारे पास हीट एनर्जी का फ्लो उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो हम कहते हैं कि जितना हमारे पास टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होता है, उतना हमारे पास हीट फ्लो रेट भी क्या होता है? ज्यादा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि हीट फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब हमने तीन फैक्टर्स पढ़े, अगर इन तीन के तीन फैक्टर्स को हम लोग कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के बाद हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि हीट फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जिस तरह यहां पे हमने देखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा किसके? लेंथ के। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया। अब ये हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, जब भी हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करना होता है तो हमने इक्वालिटी का साइन डालना होता है और साथ हमने कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर इंट्रोड्यूस करवाना होता है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के बाद हम लोग के को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। के हमारे पास क्या आ जाता है? थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये हमारे पास हीट फ्लो रेट की एक इक्वेशन बन जाएगी। यहां से अगर थर्मल कंडक्टिविटी को मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो थर्मल कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन को हम लोग चेंज करें तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है किसके लिए? थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। यहां से हम कहते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी जो सी है वो लेंथ की क्या आ जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर डिफरेंस की और एरिया की क्या आ जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां से हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी को आगे डिफाइन करके अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग कहते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास हीट फ्लो रेट है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में जिसकी लेंथ 1 मीटर है और 1 टेम्परेचर केल्विन को हमने अगर मेंटेन किया है, तो जितनी हमारे पास हीट फ्लो रेट होगा वो हमारे पास किसके बराबर आएगा? थर्मल कंडक्टिविटी के बराबर आएगा।